बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रख दिया। 2.5 माह बाद कोऑपरेटिव मार्केट की रौनकें बहाल हो गईं। बिल्कुल ऐसा ही है। 2.5 माह बाद कोऑपरेटिव मार्केट की रौनकें बहाल हुई हैं। जली हुई दुकानें फिर से नई हो गई हैं। दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं, साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, हमने फुटेजेस में भी देखा जो दुकानदार हैं काफ़ी मुतमईन और खुश हैं, उनके चेहरों से खुशी आया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। 2.5 माह के बाद जो है वो कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली का आगाज कर दिया गया है। अगर हम बात करें मरम्मती काम की, तो इस वक्त मार्केट को की 500 से ज्यादा दुकानें जो जल के खाकसार हो गई थी, उन तमाम दुकानों को जो है वो रेनोवेट किया गया है। उनकी शटरिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है, रंग रोगन का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क था मार्केट का वो तमाम तर मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त इस मार्केट की बहाली के हवाले से एक तकरीब भी मुनक्किद की गई है, जिसमें गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर समेत दीगर जो है वो अरकान मौजूद है। बड़ी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। हमारी जब यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से मार्केट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है वो मार्केट दोबारा जो है वो उसका इफ्तिताह किया जाएगा, दोबारा से मार्केट जो है वो खुलने लगेगी। पर आज 2.5 माह के अरसे के बाद हमने देखा है कि मार्केट को जो है बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से बहाल कर दिया गया है, दुकानों को सजा दिया गया है और रंगारंग जो है तकरीब का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें तो बड़ी तादाद में सदर कोऑपरेटिव मार्केट। ठीक है, 2.5 माह बाद कोऑपरेटिव मार्केट की रौनकें बहाल हुई हैं। जली हुई जो दुकानें थी फिर से नई हो गई हैं, रंगो रोगन कराया गया है। वफाकी हुकूमत ने शटर्स लगवा दिए हैं। कारोबार दोबारा से बहाल होने पर दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, सैरिश रेड कारपेट भी बिछाया गया है और वहाँ पर जो तकरीब हो रही है वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदगान भी पहुँचे हैं, जिनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और साथ ही साथ जो दुकानदार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। 2.5 माह बाद कोऑपरेटिव मार्केट की रौनकें बहाल हुई हैं। जली हुई दुकानें फिर से नई हो गई हैं। वफाकी हुकूमत ने यहाँ पर अब शटर भी लगवाए हैं, रंगो रोगन भी कराया है। कारोबार दोबारा बहाल होने पर दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आते हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के ताजर वफाकी हुकूमत से खुश, जलने वाली दुकानें फिर से नई हो गईं। लेकिन सामान के नुकसान के अजाले के लिए वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह पर नजरें जमी हुई हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। बहुत खुशी हो रही है सर, हम 2-2.5 महीने बाद दुकान पे खड़े होंगे, हमें पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो हमारे पास सामने था, पूरी मार्केट हमारे सामने जली है, हम यही मौजूद थे उस टाइम पे जब जली थी। इतनी तेज़ी से उन्होंने काम किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। लोग तो कह रहे थे 1 साल लगेगा, 2 लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, लेकिन 2.5 महीने में अल्लाह ताला ने ये काम करा दिया। हमें बड़ी खुशी है। एक फिक्रमंदी जो अभी मौजूद है, जिसकी तरफ हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ देखते चले आए और बातें भी करते हैं, उनसे हमने राब्तों की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी हमें खातिर खा जवाब नहीं मिला। और सिर्फ नासिर हुसैन साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह हमारे जल्द कंपनसेट का जो ऐलान करेंगे। तो अब हम मुंतज़िर रहेंगे उनके उस ऐलान का कि उसको भी अमली शक्ल इसी तरह जिस तरह से आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने दी या खुर्रम शेर ज़मान साहब ने जो हमसे वादे किए उसको पूरा किया। देखते हैं नासिर हुसैन शाह साहब अपने उन वादों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। आगे बढ़ें और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 9 माह बाद आने वाला 45 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मकबूल बाकर ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि जज समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल, एक मरतबा फिर से बताइएगा तफसीली फैसले में और क्या कुछ कहा गया है। देखिए, जो 36 सफ़ात हैं उसके ऊपर तफसीली फ़ैसला है और जबकि इजाफी नोट है वो 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फ़ैसले में अदालत का ये कहना है कि जो सरीना ईसा और उनके जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के यानी कि अहले खाना, उनको इस मामले में वो बाज़ाब्ता तौर पर फ़रीक नहीं थे और उनका केस FPR को भिजवाने से पहले जो उन्होंने वीडियो लिंक पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था अदालत के रूबरू, उससे उनसे ये सवाल पूछा भी नहीं गया था और उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से नहीं लिया गया था, जो कि इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्टिकल 184(3) जो कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर रहते हुए जो प्राइवेट अफराद है यानी जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चे, उनका केस किसी भी सूरत कंसिडर नहीं किया जा सकता था, वो इसके ज़ुमरे में नहीं आते थे। आगे चलकर जो नजर सानी का दायरा इख्तियार है क्योंकि वो महदूद होता है, उसके
ऊपर बात करते हुए अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि अमूमन जो फैसले में गलतियाँ होती हैं उनकी तस्हीह के लिए नज़रसानी के लिए का मामला देखा जाता है, लेकिन जब पूरे का पूरा फैसला ही वो इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ हो तो इसके लिहाजा पूरे फैसले को ही गलत समझ के उसकी तस्हीह करना जजेस का आइनी और कानूनी फ़र्ज़ है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जजेस जब आइन और कानून से हट कर सिर्फ हुकूमत की लज्जत के लिए और हुकूमत की पसंद के फैसले देने शुरू कर दें तो वो अदलिया के जो निज़ाम इंसाफ है उसकी बुनियादें हिला देता है। ठीक है, तफसीली फैसला जारी किया गया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे सिलसिले में हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर असद उमर कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मिसालें मौजूद हैं, ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की ज़रूरियात पूरी होती हैं, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतजामात किए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, पानी मुहैया किया जाता है। अब मुझे वो और बात है कि मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो कराची वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे हैं कि अच्छा हुकूमतें ऐसे भी काम करती हैं। मुझे पता है भाई, कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती, लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान के कई इलाकों में ये करती हैं। और वफाक कराची के लिए क्या कर रहा है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन ये आप लोग हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी दयानतदारी है जिससे वो टैक्स इकट्ठे होते हैं, जिससे इस मुल्क का सारा निजाम चलता है। तो मैं आपको भी सलूट पेश करना चाहता हूं। कराची के लिए मैंने कहा कि मैं आपसे जिक्र करूंगा कि वफाक क्या कर रही है। उम्मीद है कि आप में से कम चंद लोग जो हैं वो तो ग्रीन लाइन के अंदर अभी तक सफर कर चुके होंगे और कराची जो तरसता था एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए जिसके ज़रिए कराची के रहने वाले जो हैं वो बाइज्जत सफ़र कर सकें, एक आसानी के साथ और बग़ैर अपनी जान को जोखिम में डाले हुए सफ़र किया जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तदा हो चुकी है और ग्रीन लाइन में जो कि 10 जनवरी से जिसका बाकायदा कमर्शियल आगाज़ किया गया था, आपको खुशी होगी सुन के कि लाखों लोग उसमें अभी तक ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं किया उसको मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा जाकर देखें और मुआजना करें। वो जो पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ नज़र हमें आ रही है, तो ऐसा करें यहाँ से कोई 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफ़र उससे करके जाएं और फिर वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। अच्छा, एक और मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो इससे भी जबरदस्त मंसूबा होने जा रहा है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस पर मैंने बेतहाशा मेहनत की है अगर मैं खुद कहूं, वो है कराची का जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो उस जमाने से सुनते थे कि कराची के अंदर कोई जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा बनाया जाएगा। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई और मुझे कोई आड़ नहीं इसमें कहने में कि मैंने, हालांकि मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, लेकिन नजरियाती तौर पर मैं उस हुकूमत के खिलाफ था क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में उन सालों के अंदर 8 साल जो वजह थे कराची में हमने काम होते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत भी और बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि KCR का मंसूबा चलाया जा सके, वो चलाने में कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद जिस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना और हमने जो वफाक में जिन सूबों की जिम्मेदारी ली, ग्रीन लाइन उनमें से एक था, वो तो आपने चलते हुए देख ली है। KCR का मंसूबा भी हमने शामिल किया और मुझे अभी तक याद है चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि शुरू में कुछ ये था, सिंध हुकूमत कहती थी कि हम करेंगे, हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया था कि ये मंसूबा KCR का जो है ये आपने बनाना है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मैं अहकामात पर अमल कर रहा हूं और अगर आप चाहते हैं बनाना तो आपको हम रोकेंगे नहीं, आप बना लें। खैर अल्टीमेटली वो तय हो गया कि वफाक ये करेगी। मुझे अभी तक याद है, मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असद आप बनाना चाहते तो हैं लेकिन लिख लें या आप बना नहीं सकेंगे। तो मैं आपको, कराची के शहरियों को और सबसे ज्यादा
चीफ मिनिस्टर सिंध को यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी के बोर्ड जो है, जिसका चेयरमैन मैं खुद जाती तौर पे हूं, हमने कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की हतमी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी के माह में एक्नेक की मंजूरी हो जाएगी और जैसे दुनिया के शहरों में बेहतरीन आपको ट्रेन चलती हुई नजर आती है, इंटरसिटी ट्रेन, इंशाअल्लाह ताला वो ट्रेन कराची के अंदर भी आपको चलती हुई नजर आएगी। पानी का जिक्र हो रहा था, पानी का खैर सारे पाकिस्तान में आप जहां पर भी जाएंगे तो आप आवाम से अगर बात करेंगे तो वो पानी मांगते हैं। कराची तरसा हुआ पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा हुआ। मेरे अपने घर में हालांकि हमारे पास एक इंतहाई मेहनती MPA शहजाद कुरैशी भी है, एक इंतहाई मेहनत करने वाले दयानतदार MNA आफ्ताब सिद्दीकी भी हैं, लेकिन इनके होते हुए भी हमारे घर पानी नहीं आता, हम टैंकर से ही पानी खरीद के डालते हैं। इस मसले को हल करने के लिए K4 का मंसूबा सिंध हुकूमत की मंसूबा कर रही थी। वफाक ने निस्फ इसका पैसा देना था, 1/2 से ज्यादा मंसूबे पे काम होता रहा, मंसूबा कहीं भी हतमी शक्ल नहीं नजर आई। आखिरकार मंसूबा रुक गया। जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो हमने ये जिम्मेदारी कबूल की और इस दफा हमने कहा कि हमें निस्फ पैसा नहीं, 100% जिम्मेदारी वफाक लेगा कराची को पानी पहुंचाने की। ये जिसके पहले फेज के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी आना है कराची के अंदर, उसकी जिम्मेदारी वफाक लेगा। और आपको खुशी होगी कि पीर के दिन, सुन लीजिए, पीर के दिन, आने वाला पीर जो है, पीर के दिन 31 जनवरी को एक्नेक की मीटिंग है जिसके अंदर 100 अरब से ज्यादा रुपए की लागत से वफाक ये मंसूबा मुकम्मल करने के लिए जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 2023 के आखिर से पहले पहले कराची के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी पहुंचा दिया जाए। और उम्मीद है कि 2023 के आखिर से पहले पहले कराची को पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कराची के अंदर तो पानी की तरसील कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ने करनी है, सिंध की हुकूमत उसको कंट्रोल करती है। तो उससे पहले एक लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी आखिर में मैं जरा तफसील से बात करूंगा। और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों इलेक्शन के अंदर कराची के अवाम, जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। और ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे। जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निजाम होगा, पानी की तरसील का निजाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा हुआ है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ, कराची का एक देरीना मुतालबा कि मर्दमशुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निज़ाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों, वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कहीं जमात इस्लामी के, कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा।
हल किसी ने आज तक नहीं दिया। अच्छा सेंसस मर्दमशुमारी तो छोड़िए, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंदर अंदर मर्दमशुमारी की जाएगी। एक दफा 17 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई, एक दफा 19 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई। ये सारी पार्टियां या इक्तदार के अंदर शरीक या तमाशा देखती रही, कोई मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं करा सका। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, ये इमरान खान की हुकूमत ही है कि जिस सीसीआई मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मीटिंग के अंदर हतमी फैसला हुआ पिछले इलेक्शन का, उसी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फिल फॉर अगला मर्दमशुमारी करानी है। तहरीक इंसाफ खिदमत वफाकी वज़ीर असद उमर जो कि तकरीब से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ दौर में हमने कराची में काम होते हुए देखा। एक्निक से मंजूरी के बाद कराची सर्कुलर रेलवे चलती हुई नजर आएगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कराची को पानी का मसला है, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी वफाक लेगा। 31 जनवरी को एक्निक मीटिंग में वफाक ये मनसूबा मुकम्मल कर लेगा। असद उमर ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी के पास मकामी हुकूमत बचेगी और ना ही सिंध हुकूमत। तो वफाकी वज़ीर असद उमर जो कि कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली की तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कराची के ताजर पाकिस्तान को चलाते हैं, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन लाइन में लाखों लोग सफ़र कर चुके हैं, कराची वालों को अब तब्दीली नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है, हम इस पर भी काम करेंगे। खत्म होने के बाद ऑडिट भी किया जाएगा, तीनों फेज किए जाएंगे और ये सब काम मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2022 में हतमी ऐलान इस मर्दमशुमारी का किया जा चुका होगा और इंशाअल्लाह ताला कराची वाले देखेंगे कि पहली दफा कराची की मर्दमशुमारी में वही हकीकत नजर आ रही है जो कराची की सड़कों पर नजर आती है। अब आखिरी में जरा मुकामी हुकूमत के मैं कानून की दोबारा बात करूंगा। देखें, हम वफाक में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम लिसानियत की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम कायदे आज़म के उन ज़र्री उसूलों पर अमल करने वाले लोग हैं कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो हम चाहते हैं कि लोग मुत्तहद हों। हम लोगों में तफरीक पैदा करके अपनी सियासत चिपकाने वाले लोग नहीं हैं कि लोगों के अंदर तफरीक डाल दी जाए, लोगों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई जाए और उसके बाद उसके ऊपर सियासत की जाए और ये कहा जाए तो हम क्या कर सकते हैं जनाब, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। नहीं, हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को एक नजर से देखा जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कहीं पर किसी भी तबके से, किसी भी जुबान के बोलने वाले से, किसी खित्ते में रहने वाले से अगर हम ज्यादती होते हुए देखेंगे तो हम खामोश रहेंगे। कराची सिर्फ सिंध का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं। मैं अपने लाहौर के दोस्तों के साथ मजाक करता हूं कि लाहौरी कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मैं कहता हूं कि मैं आपके इस दावे को मुस्तरद करता हूं। लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, तारीखी शहर है, जिंदा दिल लोग हैं लाहौर के और वाकई में मुझे फख्र है एक पाकिस्तानी के होते हुए कि लाहौर जैसा शहर हमारे पास है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान, आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उन सुहागनों के साथ जिनके सुहाग लुटे हैं, उन बच्चों के साथ जिनके वालिदैन जुदा हुए, हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और ये जो मामला चल रहा है बलूचिस्तान में, हम समझते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश है। देखिए, हमारे यहाँ जो रियासत के अंदर एक दो तरह का वायलेंस है जो कि चल रहा है। एक ये वायलेंस है जो कि मजहबी वायलेंस चल रहा है और मज़हब के नाम के ऊपर ठेकेदार सामने आ गए हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम बंदूक उठा लेंगे और आपको हमारी तशरीह जो है वो नाफज करनी होगी। और दूसरी तरफ ये एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, कोई कहता है जी देखें जी हमें गैस की रॉयल्टी नहीं मिली है तो हम गोली मार देंगे, कोई कह रहा है जी हमारी सड़क नहीं बनी तो हम गोली मार देंगे।
इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो रियासतें नहीं चलती। और इसके ऊपर हमने एक बड़ी डिसाइसिव कार्रवाई पहले भी की है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो भी वायलेंस है, जिसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इसके पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है, और इसकी जितनी जो है वो मजम्मत की जाए वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी दुश्मनों को जो है वो नाकों चने चबवाए हैं और अब भी इंशाअल्लाह हम पूरी तरह जो है वो तैयार हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक अखबार का एक शर्मनाक एडिटोरियल मेरे जो है वो नज़र से गुज़रा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये बड़ा जुल्म भी हो रहा था वहाँ पे और उनको करें। आप किस कदर बेहुदा गुफ्तगू करते हैं कि किसी की अगर सड़क नहीं बनी है तो वो जाके क्या लोगों को गोलियां मारना कराची में गवर्नर सिंध की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, वो भी सुनिए। इन्होंने 2 महीने यहाँ पे लगाए थे, रात अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार, अपनी नौकरी सब छोड़ के यहाँ पे लगाया। तो मामू आपको और पीटीआई की पूरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कब तक अपना हक मांगने के लिए हाथ फैलाते रहे, कब तक हम रोते रहेंगे कि ये बिल्डिंग बना ली, उसने वादा किया था कि किराया देगा, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो गिरबान से पकड़ के बाहर ले आओ यार, क्या प्रॉब्लम है? आपको अल्लाह ने ताकत दी है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपसे वादा खिलाफी करता है, बंद कर दो उसके रास्ते अंदर जाने का। ऐसे चोर बिल्डर्स को हम छोड़ेंगे नहीं आपके पीछे। क्या बात कर रहे हैं आप? हम जाएंगे कि इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। अपना हक लेना जानो, मत छोड़ना। जो आपके साथ हक में डाका डालता है, मत छोड़ो उसको। मैं एक और बात आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जो बात आपने की कि आपको अपनी दुकानें आबाद करने के लिए, उनको चलाने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जारी किया है जिसका नाम है कामयाब जवान प्रोग्राम। इसमें आपको 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के कर्जे मिलते हैं और बहुत आसान टर्म्स में आपको मिलते हैं, सॉफ्ट लोन। आपके नौजवान बच्चे हैं, उनसे अप्लाई करवाएं, आपकी दुकानों को कर्जे मिलेंगे क्योंकि आपके पास लीज होल्ड राइट्स है। आपके पास आप चलाएं अपना कारोबार और बहुत ही मामूली उसका रिटर्न है। तो उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम में आप हिस्सा लें और अगर आपको उसमें कोई तकलीफ आ रही है तो खुर्रमशेर ज़मान और आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपको रजिस्ट्रेशन में भी उसकी मदद कर देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा से आपके कर्ज मंजूर भी हो जाएंगे क्योंकि आपका जेन्युइन कॉज है। आप एक चलती हुई दुकान, एक चलती हुई मार्केट, एक ऐसी मार्केट जिसको असद उमर और पीटीआई के तमाम लोग तस्लीम करते हैं कि यहाँ से टैक्स आता है, रेवेन्यू आता है। अगर आप आज तकलीफ में आए हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी आपके साथ इंशाअल्लाह खड़ी होगी, पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा से कराची के साथ एक मोहब्बत, एक प्यार, एक उल्फत का वास्ता रखते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि कराची मेरे दिल के करीब है। जब कराची बढ़ता है तो पाकिस्तान बढ़ता है, जब कराची का ऑक्सीजन कम होता है तो पाकिस्तान की ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसीलिए उन्होंने 52 फायर टेंडर्स, 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स उन्होंने कराची को तोहफे के तौर से दिए। जो स्टेट ऑफ आर्ट है, ये पूरे बकाया में पाकिस्तान से लेके आज तक 50 फायर टेंडर कभी कराची के लिए खरीदे ही नहीं गए टोटल। और एक दफा में इमरान खान ने 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स को रिफिल करने के लिए खरीदे और यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर पेश किए गए। उसके बाद ग्रीन लाइन का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश में था, हर हफ्ते उन्होंने इस्लामाबाद में इसकी मीटिंग की है। बुलाते थे मुझे पहले, क्योंकि ये SIDCL जो है पहले ये मिनिस्टर कम्युनिकेशन के पास था, फिर ये कैबिनेट डिवीजन में चला गया और फाइनली मैंने हसन साहब की मिन्नत की कि खुदा के वास्ते इसको PhD में ले लें ताकि इसको हम कंप्लीट करके आगे निकले। क्योंकि इमरान खान की काबीना में
जो वाइब्रेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसमें असद उमर का नाम सबसे अव्वल पे लिखा जाता है। और ये सब इसलिए है कि मैं एमएलए नहीं बना, वरना असद उमर का नाम नंबर 2 पे आता। तो मैंने असद उमर से कहा कि यार खुदा के वास्ते आप ले लें, मेरी आपके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक विजन है, आपके अंदर भी पैशन है इसको चलाने का। एक जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब वजीर इत्तलात गुफ्तगू कर रहे हैं। लिसानियत फैला के अगर अपना समझते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे तो इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग अब वो गुमराह होने वाले नहीं है। और ये साफ जाहिर हो गया। मैं ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पे जो मामला हुआ टंडो अलायार में, उसको भी एक लिसानी रंग देने की कोशिश की गई। कराची के अंदर उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि इंक्वायरी हमने फॉर्म कर दी और इसकी 3 दिन में रिपोर्ट आ जाने दें तो उस पर पता चल जाएगा। लेकिन तय था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कि वो किस रूट से जाएगा, कहाँ पे जाएगा उनका रैली। चीफ मिनिस्टर हाउस में आना कोई मसला नहीं है, पहले भी बहुत रैलियाँ आती रही हैं, हमने कभी किसी को नहीं रोका है। उस दिन एक मसला था कि जी PSL की सारी टीमें ठहरी हुई थी और उस वजह से इंतज़ामिया ने उनसे बात की थी, इंतज़ामिया को उन्होंने यकीन दिलाया था। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करूँगा। कोई जो लाठीचार्ज हुआ था या आंसू गैस हुई थी, वो बिल्कुल गलत हुआ था और इसीलिए वो इंक्वायरी कायम की है। यही वजह थी कि मैं अगले दिन, हमारे कॉलीग थे, MPA थे, मैंने उनको पहले फ़ोन किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह टंडो अलायार में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।